हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कोशिका संरचना एवं कार्य, इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, CHS एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, RMS, RAMC, ये फिर दोस्तों जो बुनियाद का एग्जाम होता है, PM यशस्वी स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, यानी क्लास 8th के बेस पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो तो उसमें दोस्तों इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। दोस्तों जो इस वीडियो में मैं टोटल आपके लिए 110 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप एक काम करना, जो भी आपको एक खाली पेज लेके बैठना है जिस पे आपको 1 से लेके 110 तक काउंटिंग लिखनी है। और जो भी दोस्तों मैं क्वेश्चन करूँ, आपको मेरे आंसर देने से पहले पहले अपना आंसर लिखना है और फिर चेक करना है कि वो सही है या गलत है। और लास्ट में मुझे बताना है दोस्तों 110 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ, यानी उत्तक है जो वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कोशिकाओं के समूह के जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर और रिलेटेड फंक्शंस, यानी कोशिकाओं का संग्रह जो समान या संबंधित कार्य करते हैं। तीसरा है उप कोशिकीय संरचनाएं जो कोशिका की भूमिका के निष्पादन में सहायता करती हैं, यानी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स दैट एड इन परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स रोल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है दोस्तों टिश्यू है जो वो बने होते हैं किसके बने होते हैं। तो दोस्तों जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर और रिलेटेड फंक्शंस, यानी जो एक ही टाइप के सेल होते हैं, जो एक ही टाइप के सेल्स हैं, एक ही प्रकार के काम करते हैं, उनके जो ग्रुप होता है उसी को दोस्तों हम टिश्यू कहते हैं। तो कोशिकाओं का संग्रह जो समान या संबंधित कार्य करता है उसे हम दोस्तों टिश्यूज यानी कि उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निस्सल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, निस्सल के कण है जो वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं। नर्व सेल में यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं में, या मसल सेल यानी कि मांसपेशी कोशिकाओं में, बोन यानी हड्डी में, कार्टिलेज यानी उपास्थि में। तो इन चारों में से आपको बताना है निस्सल्स ग्रेन्यूल्स, निस्सल के कण कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो निस्सल ग्रेन्यूल्स है, निस्सल के कण है, वो नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं, तंत्रिका कोशिका में। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका की खोज की गई, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सबको पता होगा दोस्तों सेल की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों सेल की खोज की गई थी, कोशिका की खोज की गई थी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस अगर आपने दोस्तों इस चैप्टर की जो कंसेप्चुअल वीडियो हमने डाली हुई है जिसमें पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है, इस चैप्टर का थ्योरी बताई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा, तब भी आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएंगे और तब भी दोस्तों आप सभी क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दे पाओगे। तो एक बार उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके भी दोस्तों उस चैप्टर की वीडियो आप कंसेप्चुअल वीडियो जो थ्योरी वाली वो देख सकते हो। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव्य क्या कहता है। दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो उस प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, या फिर इलायोप्लास्ट। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट ओल्ड ऑर्गेनेल्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पुराने अंगों को पचाता है जो अब कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको एक नया जो ऑर्गेनेल है वो पचा देता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनेल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लाइसोसोम, चौथा है क्रोमेटिन। तो दोस्तों आपको पता होगा वो कौन सा है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो ओल्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अब किसी काम के नहीं रहते उनको पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेल सैप इज ए, कोशिका रस है। सेल सैप क्या होता है आपको बताना है। पहला है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जो कोशिका होती है उसका लिविंग कंटेंट यानी जीवित सामग्री होती है। नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, जो रिक्तिका है वैक्यूल उसकी निर्जीव सामग्री है। नॉन लिविंग कंटेंट
ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म की निर्जीव सामग्री होती है। ये लिविंग कंटेंट होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म की जीवित सामग्री। तो सेल सैप क्या होता है, सेल सैप दोस्तों नॉन लिविंग कंटेंट होता है, वो भी किसका, वैक्यूल का, ठीक है ना, वैक्यूल यानी रिक्तिका का जो नॉन लिविंग कंटेंट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सेल सैप यानी कि कोशिका रस बोलते हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका का उदाहरण। एक ऐसे सेल का नाम आपको बताना है जिसमें ना तो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेल का आपको नाम बताना है। बैक्टीरियल सेल है, स्पर्म है, प्रोटिस्ट है, ये स्पंज सेल है। तो कौन सा सेल ऐसा होता है वो आपको बताना है। दोस्तों जो बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु सेल, वो एक ऐसा सेल है जिसमें केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रसंस्करण में पशु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम द प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग, जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से किस चीज़ में डिफर होता है, किस चीज़ में अलग होता है वो आपको बताना है। प्लास्टिड में, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल या सेंट्रोसोम। तो आपको बताना है दोस्तों जो प्लांट एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से कैसे डिफरेंट होता है। तो दोस्तों प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होता है सेंट्रोसोम, ठीक है ना। प्लांट सेल में एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है साइट फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड आल्सो द सेल ऑर्गेनेल्स आर इम्बेडेड इन, सभी गतिविधियों के लिए साइट और कोशिका अंग के बीच में अंतर्निहित होता है। तो वो आपको बताना है कौन सा है। साइट फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड आल्सो द सेल ऑर्गेनेल्स आर इम्बेडेड इन, तो ये जितने भी दोस्तों ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये और भी जो साइट्स होती हैं जो अदर एक्टिविटीज करती हैं वो सभी किस में इम्बेडेड होती है, किसके अंदर निहित होती हैं, ठीक है ना, वो आपको बताना है। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों जितना भी सेल का सिस्टम होता है वो सारा का सारा, चाहे वो न्यूक्लियस हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल हो, कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, वो सभी के सभी किसके अंदर होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सब आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर इज बेस्ड ऑन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की पहचान या उनका भेद अंतर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। एक में न्यूक्लियस होता है और एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जिसमें होती है उसको यूकैरियोट बोलते हैं, जिनमें दोस्तों नहीं होती उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के आधार पर इनको दोस्तों क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट इनके बीच में किया जाता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी और उनका भी दोस्तों फायदा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि फर्दर जो और ज़्यादा आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊँ उनकी भी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है आपको बताना है। लॉन्गेस्ट की बात की गई है दोस्तों, लंबी की, एक बिगेस्ट होता है एक लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लेग मसल सेल, बोन सेल्स यानी अस्थि कोशिकाएं, या नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाएं, या फिर हार्ट मसल सेल हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं। दोस्तों जो मानव शरीर में लंबी कोशिकाएं होती है, सबसे लंबी कोशिकाएं वो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है ना। नर्व सेल्स दोस्तों सबसे लंबी होती है, मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछली, कुछ पेड़ की तरह होती है ना, उसकी मतलब शाखा सी होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, गोल्जी उपकरण, द गोल्जी एपरेटस क्या होता है आपको बताना है। इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। इज फाउंड ओनली प्रोकैरियोट्स, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इज ए साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, रैपिड यानी कि अचानक तीव्रता से एटीपी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करने की, ठीक है ना, एक साइट है। मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन, प्रोटीन को मॉडिफाई और पैकेज करता है। तो गोल्जी एपरेटस क्या वो आपको बताना है दोस्तों। ये क्या करता है, प्रोटीन को संशोधित और पैकेज करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई और पैकेज करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोकैरियोट इज ए करेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोट की विशेषता है वो आपको बताना है। डिस्पर्स्ड डीएनए एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिखरा हुआ डीएनए होता है और झिल्ली से बंधे अंगों की कमी होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसमें नहीं बाउंड होते इसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, परमाणु आवरण का अभाव होता है। न्यूक्लियर
एनवेलप का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसका मतलब वो नहीं होती इसका, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस नहीं होता, ये ऊपर के सभी दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो प्रोकैरियोट है अभी मैंने आपको बताया था उनमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है ना, और लैक ऑफ बाउंड ऑफ ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स बाउंड नहीं होते क्योंकि जब एनवेलप नहीं है मेम्ब्रेन नहीं है तो बाउंड कहाँ से होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस की अनुपस्थिति होती है, यानी कि सभी दोस्तों क्या है यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इससे क्वेश्चन 100% आता है, चाहे आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, एक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चन पक्का आता है। पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच कौन सा मेन अंतर है। प्लांट सेल में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, प्लांट कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, तो बिल्कुल गलत है। प्लांट सेल में बड़ी रिक्तिका होती है, आपको पता है। एनिमल सेल लैक्स रिजिड सेल वॉल, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो ये दोस्तों इनके बीच में क्या है मेन डिफरेंस हो जाएगा। बाकी आपको पता है एनिमल सेल हैज लार्ज वैक्यूल, गलत बात है क्योंकि लार्ज वैक्यूल तो दोस्तों किस में होता है, प्लांट में होता है। पादप कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत लिखा है। तो बी वाला दोस्तों इसमें डिफरेंस है, प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती लेकिन एनिमल सेल में होती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। जंतु उत्तक के 4 प्रकार हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, मेनली वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक तो आपको पता है एपिथेलियल होता है, ठीक है ना, तो एपिथेलियल इन सब में दिया हुआ है। उस एक कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव भी इन सब में दिया हुआ है, इसमें नहीं है तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है ना। एक मस्कुलर होता है, तो मस्कुलर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और एक नर्वस होता है, तो नर्वस इसमें है, तो इनमें तो थोड़ा अलग दिया है। तो दोस्तों ये 4 वाले यानी सी वाला ऑप्शन है जो कौन कौन से कनेक्टिव, मस्कुलर, एपिथेलियल और नर्वस, ये 4 प्रकार के दोस्तों क्या है एनिमल टिश्यूज होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डैश टिश्यू फॉर्म्स न्यू सेल्स इन प्लांट्स। डैश उत्तक, कौन सा उत्तक है जो पौधों में नई कोशिकाएं बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल, ये फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे दोस्तों एनिमल्स के 4 टिश्यू होते हैं, ऐसे प्लांट्स में 2 होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, बाकी इन्हीं के आगे टाइप होते हैं। तो जो नए सेल्स बनाते हैं प्लांट में वो कौन से वाले हैं, वो है दोस्तों ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक वाले हैं, जो वो न्यू सेल्स हैं जो बनाते हैं किसमें, प्लांट्स में, ठीक है ना। तो विभ्य ज्योतक इनको हिंदी में बोल देते हैं, या हिंदी में कुछ और भी इनको बोलते हैं, तो वैसे क्या कहते हैं, मतलब कि ट्रांसलेशन हुई है। तो मेरिस्टेमेटिक आपको याद रखना है, मेनली ये क्या करते हैं नए सेल बनाते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्लोएम इन द प्लांट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। पौधों में जो फ्लोएम होता है उसका क्या काम होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है दोस्तों, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम का जो मेन कारण है काम है दोस्तों, कार्य है वो है कंडक्शन ऑफ फूड, वो भोजन का संचालन करता है, फूड को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी इसको हम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में जो समानता का सामान्य बिंदु है, यानी कि क्या इनके बीच में कॉमन चीज़ है वो आपको बतानी है। तो दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, या दोनों में क्या है चीनी के अणु समान होते हैं, दोनों क्या है चीनी के जो शुगर होते हैं, चीनी का दाना आपने देखा होगा उसके समान होते हैं, यानी कि बोथ है आइडेंटिकल शुगर मोलिक्यूल्स। ये फिर दोनों के पिरिमिडिन आधार समान है, यानी कि बोथ हैव आइडेंटिकल पिरिमिडिन बेसिस। दोनों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो कौन सा दोस्तों इन चारों में से जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों आपको पता होगा आरएनए और डीएनए दोनों क्या है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ एनिमल सेल बिकॉज ऑफ डैश। लाइसोसोम्स को पशु कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो इसका कारण बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम या और भी ऑप्शन होते हैं। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है, पहले तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। अब क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है, उनकी सेप्रोफाइटिक एक्टिविटी कारण, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी कारण, पैरासिटिक एक्टिविटी कारण, ये कैटालिटिक एक्टिविटी के कारण। दोस्तों इनको कहा जाता है इनकी हाइड्रोलाइटिक, ठीक है ना, हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी के कारण इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सेल का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, हर किसी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21,
द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर फोल्डेड इनवर्स टूवर्ड्स द मैट्रिक्स टू फॉर्म, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो मैट्रिक्स की ओर अंदर की ओर मुड़कर बनती है। तो क्या बनता है वो आपको बताना है, मीजोजोम्स, क्रिस्टा, ग्लोक्सिजोम या फिर फैगोजोम। तो आपको पता है दोस्तों जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, तो एक क्या बनाती है, क्रिस्टा बनाती है। क्या बनाती है, क्रिस्टा बनाती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेनिंग फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर, जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं जिनमें दोस्तों कुछ फैट सोल्यूबल पिगमेंट भी होते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया। तो वो कौन सा पिगमेंट होता है, वो प्लास्टिड होता है, वो बताना है आपको। कलर्ड प्लास्टिक वो प्लास्टिड है जो वो कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट या बायोप्लास्ट। जहाँ भी दोस्तों कलर्ड की बात आ जाए, कलर्ड, तो कलर्ड से आपको याद रखना है क्रोमो, तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है दोस्तों वो कलर्ड होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स है दोस्तों वो किसके बने होते हैं वो आपको बताना है। आरएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ये लिपिड्स के बने होते हैं, या आरएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल इज, कोशिका में सबसे छोटा अंग। दोस्तों स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स आपको पता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, क्रोमोसोम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर। तो सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन सा है वो आपको बताना है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या फिर क्रोमोसोम। जो सबसे छोटा होता है दोस्तों वो राइबोसोम्स होते हैं, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूट्रिशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ डैश, पोषण में निम्न का अध्ययन शामिल है। दोस्तों अब कुछ ऐसे क्वेश्चन चलेंगे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों चैप्टर भी मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे 7th के हैं। आपको पता है लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था तो ज़्यादातर क्वेश्चन 7th क्लास के ही आए हुए थे। तो ये दोस्तों उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। एक इसकी कंसेप्चुअल वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे आपको बताना है न्यूट्रिशन है जो वो किसकी स्टडी को कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स के फूड की स्टडी को, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसकी स्टडी को, द वे एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड यानी कोई भी जीव है जो भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है उसकी स्टडी को, ये सभी को। दोस्तों जो न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर क्या है, इन सभी चीज़ों की स्टडी आ जाती है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, डैश पेट से स्रावित नहीं होता, कौन सी चीज़ है जो नॉट सिक्रेटेड बाय स्टमक, स्टमक के द्वारा सिक्रेट नहीं की जाती, बलगम, HCl और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस या फिर बाइल। दोस्तों म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस ये स्टमक से सिक्रेट होते हैं, इनको जो स्टमक है वो स्रावित करता है। लेकिन जो बाइल है वो आपको पता है दोस्तों वो स्टमक से सिक्रेट नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक बार दोस्तों कमेंट करके भी बताओ कि बाइल जूस है जो वो कौन सिक्रेट करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु आयन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मेटल आयन पाया जाता है, Fe यानी कि आयरन, MO मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम या फिर क्लोरीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा मेटल आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है, रेक्टम, ठीक है ना। ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे रेक्टम, कोलन, सीसम और ड्यूडेनम। तो कौन सा दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत होती है उसका हिस्सा नहीं है, इनमें से वो आपको बताना है। दोस्तों रेक्टम, कोलन, सीसम ये सभी बड़ी आंत के हिस्से होते हैं, लेकिन ड्यूडेनम ये दोस्तों इसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, बाइल कंटेन्स नो डैश यानी पित्त में क्या नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते, ऑर्गेनिक सैल्ट नहीं होता, बिलिरुबिन नहीं होता, ये बिलवर्डिन नहीं होता। दोस्तों आपको पता है जो बाइल जूस है, ठीक है ना, इसमें क्या नहीं होता वो आपको बताना है। ऑर्गेनिक साल्ट, बिलरुबिन और बिलवर्डिन तीनों होते हैं, लेकिन एंजाइम्स नहीं होते। क्या नहीं होते, एंजाइम्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, द एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म यानी कि निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है, वो आपको बताना है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस या फिर टाइलिन। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। तो दोस्तों वो है हमारा ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन जो है इन चारों में से वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से पेट में पचता है? तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो पेट में पचता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर लिपिड्स? दोस्तों जो मेनली पेट में पचता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों मेनली पेट में पचते हैं। बाकी के जो सभी है कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, लिपिड्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हैं मेनली। लेकिन जो प्रोटीन है वो किस में पचता है, किस में डाइजेस्ट होता है? स्टमक यानी कि पेट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, यानी मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है वो मुख्य रूप से क्या काम करती है? जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका मेन काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन करती है, एब्जॉर्प्शन यानी एब्सॉर्प्शन करती है, एसिमिलेशन यानी मिलाना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट यानी कि उनका पाचन करती है। तो जो मेन काम है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का आप सभी को पता है वो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे हैं, उनमें पोषण की विधि क्या कहलाती है? हेट्रोट्रोफिक, होलोजोइक, होलोफिटिक, ये सेप्रोफिटिक। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है। कौन सा होता है? ऑटोट्रोफिक। लेकिन आप देखोगे ऑटोट्रोफिक तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोट्रोफिक का ही सिमिलर होता है दोस्तों। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं ऑटोट्रोफिक को, वो होता है दोस्तों होलोफिटिक। होलोफिटिक भी दोस्तों या होलोफाइटिक भी हम बोल देते हैं, ये भी सेम होता है, जिसमें जो अपने आप जो भोजन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स में होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34, क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल ग्रंथि, लीवर या अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ये दोस्तों यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सबको पता है दोस्तों लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? जिगर यानी कि लीवर होता है, यकृत इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इन माउथ द फूड इज फॉर्म्ड इनटू। मुंह में जो भोजन बनता है वो किस में बनता है, किस चीज में बनता है? काइम, काइल, बोलस, ये पैलेट्स। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है क्लास 7 का रिवाइज है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। जब स्टडी करवाएंगे पढ़ाएंगे इसको फिर आपको पता चल जाएगा। जो मुंह में जो फूड है वो किस में फॉर्म्ड होता है वो आपको बताना है दोस्तों। वो फॉर्म्ड होता है बोलस, ठीक है ना। बोलस यानी कि इसको दोस्तों सांस नहीं कहते, ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास, ठीक है ना, ग्रास कहते हैं हिंदी में, ग्रास। तो बोलस ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स है किसका भाग होता है? इलियम का, ड्यूडेनम का, सीसम का या फिर कोलन का? अपेंडिक्स है दोस्तों वो किसका पार्ट है? अपेंडिक्स दोस्तों सीसम का पार्ट होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय डैश एंड स्टोर्ड इन डैश, यानी पित्तरस है डैश के द्वारा तो स्रावित होता है और डैश में संग्रहित होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों बाइल जूस, अभी मैंने आपसे पूछा था बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? बाइल जूस दोस्तों सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा, ठीक है ना। जो बाइल जूस है दोस्तों वो सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर, पित्ताशय में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है और दोस्तों जो पित्ताशय होता है गोल ब्लैडर उसमें दोस्तों स्टोर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बाइल जूस क्या है? मतलब बाइल जूस का आपको नेचर बताना है। ये एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है, ये फिर एसिडिक यानी अम्लीय होता है, न्यूट्रल होता है, ये लगभग एसिडिक होता है। तो दोस्तों जो बाइल जूस है वो हमारा क्या है? एल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है द 3 पोर्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। छोटी आंत के दोस्तों 3 भाग आपको पता है, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो सही क्रम में बताने वो कौन कौन से 3 हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 होते हैं दोस्तों सही क्रम में। ड्यूडेनम, जेजियम, ठीक है ना, जेजिनम और इलियम। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, अपचयी प्रतिक्रिया, एनाबोलिक रिएक्शन है या फिर एक एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है या नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है आपने पढ़ा भी होगा, वो क्या है कि एनाबोलिक रिएक्शन होती है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द मोलिक्यूल्स नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल आर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाने जाने वाले अणु बताने हैं। वो कौन से मोलिक्यूल्स हैं दोस्तों जिनको कोशिका की एनर्जी करेंसी कहा जाता है? तो नया क्वेश्चन है,
मतलब इंपॉर्टेंट भी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। NAD, NADP, ATP या ADP। तो दोस्तों एनर्जी करेंसी बोलते हैं ATP को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात की गई है। लार ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है, लेकिन लार ग्रंथि की बात करेंगे तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड। कर्णमूल ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इन ग्लाइकोलिस अल्टीमेटली, जो ग्लाइकोलिस प्रोसेस होती है उसमें मेनली क्या होता है, क्या चीज़ होती है उस प्रोसेस में। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज है जो फ्रक्टोज में कन्वर्टेड हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन है जो ग्लूकोज में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज है जो वो पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो ग्लाइकोलिसिस होती है इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज है जो पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। बिल रूबिन और बिल वर्डिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिल रूबिन और बिल वर्डिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो अभी आपको बताया था कहाँ पे होते हैं, बाइल में होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है यकृत का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का दोस्तों मेन काम क्या होता है, प्रोड्यूस ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का उत्पादन करना, ब्रेक डाउन ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है रक्त कोशिकाएं उनको तोड़ना, ये फिर रेगुलेट सोडियम एंड पोटाशियम लेवल, जो सोडियम और पोटाशियम का स्तर होता है उसको नियंत्रित करना, सीक्रेट एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत में एंजाइम्स का स्राव करना। दोस्तों जो इनमें से मेन काम होता है लीवर का, वो क्या करता है, जो ब्लड सेल्स उनको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, प्रोडक्ट्स ऑफ लीवर इंक्लूड, लीवर के उत्पाद कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पेप्सिन, गैस्ट्रिन, बाइल है या बाइल प्रोटीस यूरिया है, बाइल यूरिया ब्लड प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स एमिलेस या लिपेस है। तो दोस्तों जो सही प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, बाइल आपको पता है, एक यूरिया होता है, एक ब्लड प्रोटीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है दोस्तों, लीवर के यानी कि यकृत के क्या है, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 है गोल ब्लैडर का फंक्शन आपको बताना है, काम क्या करता है। गोल ब्लैडर क्या काम करता है, बाइल को स्टोर करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, यूरिन को स्टोर करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है। तो आपको पता है दोस्तों बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गोल ब्लैडर का मेन काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेस डैश इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, मानव शरीर में अतिरिक्त डैश वसा उत्तक में जमा होता है। तो कौन सी चीज़ है जो वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो एडिपोज टिश्यू में मतलब स्टोर की जाती है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। एडिपोज का नाम ही क्या होता है दोस्तों, वसा उत्तक। एडिपोज टिश्यू का मतलब फैट टिश्यू ही होता है। तो जो फैट्स हैं ह्यूमन बॉडी में स्टोर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो वो किस में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में। और ये काम कब आते हैं, जब कोई भूखा रहता है इंसान या व्रत रखता है लंबे समय तक, तो ये एडिपोज टिश्यू टूट जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये फैट शरीर को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फैट्स हैं दोस्तों वो क्या है, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में। ऑप्शन है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्त 49 है एक्सेस ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड एज डैश इन द लीवर। एक्सेस ग्लूकोज, पहले फैट की बात की थी, अब एक्सेस ग्लूकोज यानी जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है मानव शरीर में, वो लीवर में कौन सी जगह पे स्टोर होता है, ठीक है ना। ये किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में, ग्लिसरीन। जो ग्लूकोज है दोस्तों वो लीवर में स्टोर हो जाता है जब एक्सेस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक। स्टमक में दोस्तों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है ना, सेल की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा कौन सा एसिड सिक्रेट किया जाता है वो आपको बताना है। पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियों की कोशिकाओं के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ईजी भी है, सबको पता होगा। पेट में कौन सा एसिड स्टोर मतलब सिक्रेट किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दोस्तों सिक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच ऑर्गन सिक्रेट्स ए केमिकल कंपाउंड विच इमल्सिफाइज फैट्स एंड मेक्स द फूड एल्कलाइन। तो कौन सा ऑर्गन है जो कि केमिकल कंपाउंड को दोस्तों सिक्रेट करता है, और वो केमिकल कंपाउंड क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है,
और फूड को एल्कलाइन बना देता है। तो कौन सा अंग है, आप अंग का नाम बताना है आपको, जो कि एक रासायनिक यौगिक स्रावित करता है, जो कि वसे का पैसीकरण करता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। तो अंग की बात पूछी गई है, तो लीवर है, पैंक्रियाज है, पेट है या बड़ी आंत है। तो दोस्तों वो क्या है, लीवर है, ठीक है ना। और जो एल्कलाइन मतलब कि जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, बाइल होता है, ठीक है ना, बाइल जूस। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की। द पेंक्रियाज डक्ट कैरीज पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज टू द डैश। दोस्तों जो अग्नाशय है, ठीक है ना, अग्नाशय वाहिनी होती है, पेंक्रियाज डक्ट होती है, वो अग्नाशय से आपको पता है जो पेंक्रियाज है वहाँ से एक जूस क्रिएट मतलब कि एक पेंक्रियाटिक जूस है वो स्रावित होता है। तो पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय से जो अग्नाशय रस होता है, पेंक्रियाटिक जूस है, वो कहाँ ले जाती है। मान के चलो ये क्या है, हमारा अग्नाशय है, तो यहाँ पे क्या लगी होती है, एक डक्ट लगी होती है, नाली टाइप की लगी होती है। तो पेंक्रियाज से यहाँ पे जो पेंक्रियाज जूस होगा उसको ले जाएंगी, तो कहाँ पे ले जाएगी वो आपको बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती है, लार्ज में, लीवर में ले जाती है, या फिर स्टमक में ले जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों वो कहाँ पे ले जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती हैं, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में वो ले जाया जाता है। ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड। तो वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन हो गया, वो किस में पचते हैं, छोटी आंत में पचते हैं, बड़ी आंत में पचते हैं, स्टमक में पचते हैं, या फिर मुंह में पचते हैं। तो अभी आपको बताया था दोस्तों, ठीक है ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स वगैरह है, ये किस में पचते हैं, छोटी आंत में पचते हैं। किस में पचते हैं, छोटी आंत में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, द बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम द लीवर टू दी डैश। जो पित्त नली है, ठीक है ना, अभी पैंक्रियाज डक्ट की बात करती है, अब यहाँ पे बाइल डक्ट की बात करते हैं। तो बाइल डक्ट है जो, वो बाइल को ले जाती है यकृत से, लीवर से, कहाँ पे ले जाती है वो आपको बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, पैंक्रियाज में, फिर स्टमक में। तो दोस्तों वो ले जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, 9/10 ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज कैरिड आउट बाय। विश्व के समस्त प्रकाश संश्लेषण का 9वें-10वें भाग किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, प्लांट्स वगैरह जिसमें भी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस में होती है, जड़ी बूटियों में होती है, हर्ब्स में, या समुद्र के शैवाल में होती है, ये जो बड़े छतरी वाले पेड़ होते हैं बड़े बड़े उनमें होती है, ये जो झाड़ियाँ हैं उनमें होती है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यानी जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरे वर्ल्ड पे होती है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है, समुद्र के शैवाल, जो समुद्र के शैवाल होते हैं उनके द्वारा होती है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 55 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लगभग हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं, और इतने क्वेश्चन और बचते हैं उनको भी जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लग रही है, ठीक है ना, आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, लाइक शेयर करोगे तो दूसरे बच्चों का फायदा हो जाएगा, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को भी आगे जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब दोस्तों सेल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोबारा से, जो सेल चैप्टर के हैं। अभी जो पीछे क्वेश्चन किए वो थोड़े से न्यूट्रिशन वाले थे, ठीक है ना, अब दोबारा से सेल वाले स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये ईजी वाले क्वेश्चन आ गए। सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचनात्मक इकाइयाँ और नवोदित खंड क्या है, यानी आपको बताना है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो आपको पता है चैप्टर का ही नाम है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है ना। तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेल की खोज किसके द्वारा की गई, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सेल की खोज किसके द्वारा की गई, आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं 58, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। तो जो एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है सिंगल सेल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
सिंगल सेल के जो बने होते हैं उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुकोशिकीय जीव। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब आपको बताना है जो अमीबा है, अमीबा क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, स्टैटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों अमीबा में एक ही सेल पाया जाता है, तो जो अमीबा होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 61 की। गाय डैश का उदाहरण है। गाय दोस्तों कैसा ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्युलर, स्टैटिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गाय है वो एक सेल की नहीं होती बल्कि बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। कोई भी दोस्तों एनिमल है ना, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ये ह्यूमन बीइंग भी है, वो भी दोस्तों क्या बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, तो कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेम द सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी दोस्तों मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें नहीं होती, ठीक है ना, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन सेल्स को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सिम्बायोटिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी दोस्तों बताया था एक होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और एक होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पे पूछा है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो नहीं होती वाले दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बात करें 63, नेम द सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको क्या कहते हैं, जिनमें नहीं होती प्रोकैरियोटिक और जिनमें होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, नेम द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये दोस्तों एक सेल है, फिर यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक मतलब जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। उस सब्सटेंस का नाम आपको बताना है, वो क्या होता है। सेल वॉल तो नहीं होती, सेल वॉल तो बाहर होती है। साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 65 की। नेम द डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। कोशिका के केंद्र में स्थित घने गोलाकार पिंड का नाम बताइए। दोस्तों एक सेल होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में गोलाकार एक बॉडी पाई जाती है, एक चीज़ पाई जाती है जो कि डेंस होती है, सघन होती है। इसका नाम क्या होता है, तो अभी बताया था बीच में, सबसे बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको नाभिक बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसको केंद्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत हो जाएगा, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में इसको केंद्रक भी लिख देते हैं, नाभिक भी लिख देते हैं और सीधा न्यूक्लियस भी लिख देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 66 है, नाभिक में यानी केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं। न्यूक्लियस में दोस्तों कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं। तो आपने पढ़ा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो धागे जैसी संरचनाएं वाले जो कुछ संरचनाएं होती हैं जो, उनको क्रोमोसोम्स बोला जाता है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर भी कुछ पाए जाते हैं डॉट्स, मोती से टाइप के, उनको हम फिर क्या बोलते हैं, फिर जीन्स बोलते हैं। उसके बाद 67, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। रसधानी की झिल्ली को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी भी मेम्ब्रेन होती है और उनकी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और एक नाम और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नाम और होता है उनका, उनको दोस्तों टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उनको वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। और एक स्पेशल नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। प्लास्टिड्स दैट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट आर कॉल्ड। उन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो आपको पता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट जिनमें होता है उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 69 की। डैश केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, डैश आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। तो कौन से हैं जो प्लांट सेल में होते हैं सिर्फ, प्लास्टिड, एनिमल सेल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसके बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको पता चल गया कि प्लास्टिड है जो, वो दोस्तों प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके मदर हैं, फादर हैं, माता पिता हैं, ठीक है ना। तो माता पिता से दोस्तों संतान होती है ना, बच्चे होते हैं, ठीक है ना। माता पिता हैं, फिर उनके बच्चे होंगे। तो कुछ दोस्तों क्या होता है,
कुछ जो करेक्टर्स होते हैं, कुछ माता पिता से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों में आ जाती है, ठीक है ना, उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है वो आपको बताना है। तो इनहेरिटेंस की क्या होती है, क्रोमोसोम्स होता है, जीन्स होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन्स होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 71 की। 71 है साइटोप्लाज्म कंटेन। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, सभी होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी जो बीच में दोस्तों पूरा ये सब्सटेंस होता है इसके बीच का, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, भी आपने हमने पढ़ा। तो साइटोप्लाज्म में तो सभी चीज़ें आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, है ना, सभी ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 72 क्या है, डैश गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हरा रंग कौन देता है, किसकी वजह से वो ग्रीन होती हैं, प्लास्टिड की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, वैक्यूल की वजह से, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है दोस्तों, जो पत्तियां होती हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से ही दोस्तों पत्तियों का रंग हरा होता है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। केंद्रक को साइटोप्लाज्म से डैश नामक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, सेल है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, और बाहर जो मटेरियल होता है, ठीक है ना, इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ये मेम्ब्रेन है, ये किसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियर झिल्ली इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एग्जाम्पल ऑफ। जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, किस टाइप के सेल के एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक के, यूकैरियोटिक के, सिंगुलर के, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, और जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के, क्योंकि इनमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं 75 की। 75 है, प्लांट सेल और एनिमल सेल है जो, वो किसके एग्जाम्पल हैं। तो प्लांट सेल में भी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी होती है, और जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 76 की। 76 है, इन लिविंग बींग्स ग्रोथ अकर फ्रॉम। जो सजीव हैं उनमें वृद्धि कहाँ से होती है, इनसाइड से होती है, या आउटसाइड बाहर से होती है, या होती ही नहीं है, या अंदर बाहर दोनों से होती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। दोस्तों जो वृद्धि होती है लिविंग बींग्स में, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स बोथ लगाते हैं, ए और बी दोनों, लेकिन ये दोस्तों गलत है। जो मेनली जो वृद्धि होती है सजीवों में वो अंदर से होती है। ग्रोथ होती क्यों है, जो सेल है दोस्तों वो डिवाइड हो गया, 2 सेल बन गए, फिर 4 बन गए, फिर 8 बन गए, ऐसे सेल्स का डिवीजन होता रहता है। और सेल का डिवीजन होगा तो सेल बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगी, और सेल का डिवीजन तो शरीर के अंदर ही होता है। तो ग्रोथ जो इनसाइड होती है सजीवों में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सेम टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन आर कॉल्ड। तो जो सेम टाइप के सेल होते हैं, जो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनके ग्रुप को दोस्तों टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। उत्तर ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, हु लैक्स ए लाइफ साइकिल। किसमें जीवन चक्र का अभाव होता है, तो लाइफ साइकिल का अभाव किसमें होता है, नॉन लिविंग, लिविंग, या दोनों, या अमीबा। दोस्तों लाइफ साइकिल का मतलब है कि उनकी कोई जीवन चक्र नहीं होता, यानी कि छोटे थे फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए ना। तो ऐसा लाइफ साइकिल नहीं होता, किस में नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, लिविंग में तो होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सफरिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज। अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, कोई भी एनिमल है, वो अपने जैसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बेबी प्रोड्यूस करता है, या अपने जैसे दोस्तों जो ऑफ स्प्रिंग है उसको प्रोड्यूस करता है। बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन या प्रजनन बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, लिविंग बींग्स रिस्पायर टू प्रोड्यूस। सजीव हैं क्या उत्पन्न करने के लिए सांस लेते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, रेस्पिरेशन होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है लिविंग बींग्स में, सांस लेते हैं। तो क्यों सांस लेते हैं, क्या चीज़ होती है सांस लेने से, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो सांस लेने से तो वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो तो रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड का ब्रेक डाउन होता है जब हम सांस लेते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या फिर
टू प्रोड्यूस फूड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सांस लेते हैं, सांस लेने से क्या होता है, जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है और फूड के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे फिर हम सभी काम करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 है थ्रू विच प्रोसेस लिविंग बींग्स थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग बींग्स है वो अपनी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं। तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 82 है यहाँ पे द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स आर। जीवधारियों के कुछ अभिलक्षणीय गुण हैं। जीवधारी का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी वो करते हैं, वो सभी करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब क्या होता है, यानी आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, और सेल भी किसके मिलके बने होते हैं, ऑर्गेनिल्स के। सेल के भी कुछ हिस्से होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनती है, फिर बॉडी बन गई, फिर दोस्तों बहुत सारे मतलब बॉडीज होंगी, बहुत सारे, फिर एक पॉपुलेशन बनेगी, कम्युनिटी बनेगी, पूरा इकोसिस्टम बनेगा, पूरा बायोस्फीयर बनेगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो जीवधारियों में तीनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 83 है इन विच टर्म्स ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग बींग्स। यानी जीवधारियों में वृद्धि किस प्रकार निर्जीवों में होने वाली वृद्धि से भिन्न है। जो लिविंग्स में ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग्स की ग्रोथ से अलग है। किस टाइप से अलग है वो आपको बताना है। बाहर की तरफ से आउटसाइड ग्रोथ, या इनसाइड ग्रोथ, या दोनों, या कोई भी वृद्धि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया जो लिविंग बींग्स उनमें इनसाइड ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, लेकिन नॉन लिविंग में वो नहीं होती। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से दोस्तों नॉन लिविंग और लिविंग क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है अमंग द फ्लोइंग हु शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है ना, निम्न में से कौन उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति जो प्रतिक्रिया वो लिविंग बींग्स दर्शाते हैं, नॉन लिविंग नहीं दर्शाते। अब इनमें से लिविंग कौन कौन है, अर्थवॉर्म लिविंग है, मैन लिविंग है, चाकू तो नहीं दर्शाएगा, नॉन लिविंग है। तो बोथ ए एंड बी दोनों दोस्तों क्या प्रतिक्रिया दर्शाएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे स्टिमुलस के प्रति। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शोज मूवमेंट। गति कौन दर्शाएगा, गति भी लिविंग बींग दर्शाएंगे। अब लिविंग कौन है, अमीबा लिविंग है, चट्टान लिविंग नहीं है, नाइफ लिविंग नहीं है, कलम लिविंग नहीं है। तो एक ही लिविंग है अमीबा, तो इसी में गति होगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 है कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया। हु कोइन्ड द टर्म सेल। जो सेल है ये टर्म कहाँ से आई, किसने इसको कोइंड किया, किसने इसको आप प्रतिपादन किया। रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक या लैमार्क। दोस्तों आपको पता है सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। उसने एक पेड़ की जो छाल होती है कोर्क वो ली, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने से उसको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उसी का उसने क्या नाम रख दिया, सेल नाम रख दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और इसी ने रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सेल जो टर्म है इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये वही क्वेश्चन है, बार बार आ गया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, कोशिका होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 निम्न में से कौन अपना आकार बदल सकता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप। तो अपनी शेप कौन चेंज कर सकता है वो आपको बताना है। वाइट ब्लड सेल WBC कर सकता है, अमीबा कर सकता है, नर्व सेल कर सकता है, या ए और बी दोनों कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, व्हाइट ब्लड सेल भी अपनी शेप चेंज कर सकता है, नर्व सेल नहीं कर सकता। तो ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा और WBC अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 है द लार्जेस्ट नोन सेल इज। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है। लॉन्गेस्ट की हमने बात की थी, लॉन्गेस्ट कौन सी थी, नर्व सेल। अब यहाँ पे लार्जेस्ट की बात की गई, बड़ी। तो बड़ी कौन सी है, अमीबा है, ह्यूमन एग है, ऑस्ट्रिच एग है, या WBC। तो ऑस्ट्रिच एग है जो शुतुरमुर्ग मुर्ग का अंडा है, वो अब तक की जो नोन है वो सबसे बड़ी दोस्तों कोशिका है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अमीबा है, PPLO है, ऑस्ट्रिच एग है, या RBC। ऑस्ट्रिच एग तो सबसे बड़ी है। सबसे छोटी दोस्तों जो कोशिका है वो कौन सी है, वो है दोस्तों PPLO, ठीक है ना। PPLO है जो वो सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 91 की।
सबसे लंबी जंतु कोशिका, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। तो लॉन्गेस्ट की भी मैंने बात की थी, जो नर्व सेल होता है ह्यूमन में, तंत्रिका कोशिका, वो सबसे लंबी जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 92 की। 92 दोस्तों, द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, एक ऐसा प्लांट बताना है जो यूनिसेलुलर है, वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप दोस्तों, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली, ठीक है ना, जब टॉपिक बनाया था, ठीक है ना, थ्योरी वाली में, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया क्या है? एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है। उसके बाद बात करते हैं 93 की। द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, सूक्ष्मतम मानव कोशिका, सबसे छोटी जो मानव कोशिका है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, नर्व सेल है, या ओवम है? दोस्तों जो सबसे छोटा ह्यूमन सेल है, अगर इन चारों में से बात करें तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल है जो, वो सबसे छोटा ह्यूमन सेल है। और दोस्तों जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल भी दोस्तों अगर ऑप्शन में होता इसकी जगह, तो स्पर्म सेल भी दोस्तों सबसे छोटा होता है। आरबीसी और स्पर्म सेल, इन दोनों का साइज दोस्तों लगभग सेम होता है, तो दोनों ही सबसे छोटे सेल होते हैं ह्यूमन में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या है? एक सबसे छोटा ह्यूमन सेल है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, और दोस्तों जो ओवम है वो बिगेस्ट ह्यूमन सेल होता है, ठीक है ना, फीमेल में होता है। उसके बाद बात करते हैं 94 की। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, कोशिका भित्ति है जो, किसका अभिलक्षणिक गुण है, यानी किस में कोशिका भित्ति होती है? अमीबा में होती है, एनिमल सेल में होती है, यूग्लिना में होती है, प्लांट सेल में होती है। तो आपको पता दोस्तों सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। द आउटर थिक एडिशनल लेयर सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन प्लांट्स इज कॉल्ड, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपयुक्त उपस्थित एक मोटी अतिरिक्त परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आपको पता है जैसे सेल है, ठीक है ना, ये सेल की मेम्ब्रेन है बाहर, इस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर होती है, ठीक है ना, प्लांट सेल में होती है वो, ठीक है ना, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो यही पूछा गया है कि उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, द सेल वाज प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट, जो सेल वॉल है वो सेल को बचाती है, किससे बचाती है? हवा से बचाती है, टेम्परेचर से बचाती है, जो नमी वगैरह मॉइस्चर कंडीशन इससे बचाती है, ये सभी से, तो इन सभी से बचाती है दोस्तों। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट्स की प्रोटेक्शन करती है, किससे? विंड से, टेम्परेचर से, मॉइस्चर कंडीशन से, यानी इन सभी से करती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, द सेल मेम्ब्रेन एलोज, सेल मेम्ब्रेन है जो, वो क्या एलो करती है? उसके आर पार क्या हो सकता है? सभी पदार्थ उसके आर पार जा सकते हैं, ऑल सब्सटेंसेस टू मूव, ये केवल जल, केवल वाटर ही दोस्तों उसके आर पार जा सकता है। ये केवल कुछ पदार्थ ही गति कर सकते हैं, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज हैं जो मूव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, कोई भी पदार्थ मूव नहीं करता। दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल टाइप की एक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज ही मूव कर सकते हैं, बाकी सब्सटेंसेज के आर पार नहीं जा सकते। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो सकता है, सही हो जाएगा। केवल कुछ पदार्थ ही गति कर सकते हैं, ओनली सर्टेन सब्सटेंसेज टू मूव, उन्हीं को एलो करते हैं कुछ सब्सटेंस को मूव करने में, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, द मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स टू सेपरेट सेल्स फ्रॉम ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड, वह झिल्ली जो कोशिका को एक दूसरे व उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम से पृथक करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो। अब इसने क्या कहा? वह झिल्ली, उस मेम्ब्रेन का आपको नाम बताना है। कौन सी मेम्ब्रेन? जो कि कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है, इस सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, यानी सभी सेल से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वो किसकी वजह से? सेल के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन ही दोस्तों वो मेम्ब्रेन है जो एक दूसरे सेल्स को क्या करती है? एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो आपने देखोगा दोस्तों जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, आपने बुक में देखोगा जैसे अलग अलग सेल्स हैं, तो ये सेल्स दोस्तों क्या है? बीच में जो ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखो दोस्तों ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, अभी भी बताया था मैंने आपको। उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर होता है साइटोप्लाज्म, और टोटल दोनों को जोड़ के बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने करी थी सेल की खोज, और रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी
न्यूक्लियस की यानी कि केंद्रक की खोज, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 101 की। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है। तो ये सभी दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, विच वन इज नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर किसे बोलते हैं, ठीक है ना। निम्न में से किसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? दोस्तों वैसे तो आपको पता है जी, कोशिका का जो मेन सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में ऑप्शन में नहीं है। न्यूक्लियस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल करते हैं सेल को। तो न्यूक्लियस में वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है दोस्तों क्रोमेटिन। क्रोमेटिन न्यूक्लियस में ही पाई जाती है और ये इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, द बीड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन क्रोमोजोम्स। गुणसूत्र पर उपस्थित मोती सदृश संरचनाएं। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं, और इन क्रोमोजोम्स के ऊपर भी कुछ मोती टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ मोती से टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मोती होते हैं ना छोटे छोटे, उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। उस मोती टाइप के स्ट्रक्चर को जीन्स बोलते हैं। और जीन्स क्या है दोस्तों? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना। वंशानुक्रम की इकाई भी होती है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो यहाँ पे वही पूछा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति या वंशानुक्रम की इकाई कौन सी है? तो किसको बोलते हैं? जीन्स को भी बोलते हैं। अब जीन्स ऑप्शन में नहीं है तो गुणसूत्र क्रोमोजोम्स हो जाएगा। ये तो क्रोमोजोम्स ऑप्शन में होगा दोस्तों, ये जीन्स होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो क्रोमोजोम्स हुआ तो क्रोमोजोम्स लगा देना, और जीन्स हुआ तो जीन्स लगा देना, ठीक है ना। क्रोमोजोम्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, द लार्ज डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट वैक्यूल्स आर फाउंड इन। दोस्तों बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अलग ही, और परमानेंट वैक्यूल किस सेल में पाए जाते हैं? तो अगर आपने देखा होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर देखा होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल का, पिक्चर देखी होगी है ना, फोटो। तो एनिमल सेल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में से प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, इसमें परमानेंट वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, द प्लास्टिड दैट गिव्स कलर टू फ्रूट। उस प्लास्टिड का नाम बताएं जो कि फलों को रंग देता है। अभी मैंने आपको बताया, जब भी कलर की बात आ जाए तो कलर से आपको क्रोमो याद रखना है। तो कलर देने वाला जो प्लास्टिड है वो कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 107, द कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर फूड आर। भोजन को संग्रहित करने वाले रंगहीन प्लास्टिड। अब उस प्लास्टिड का नाम बताना है जो कलरलेस है। तो कलरलेस है, इसका मतलब क्रोमो तो नहीं आएगा। क्रोमो तो तब आता है जब क्या होता है? कलर्ड होता है। अब या तो ल्यूकोप्लास्ट होगा या होगा क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कैसा होता है? मतलब कि कलर्ड लेस होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि फूड को स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, कोशिका की रसोई। कोशिका की रसोई, किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? ठीक है ना, किचन ऑफ सेल, सेल का रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो कोशिका की रसोई के बारे में बात की गई है। तो कोशिका की रसोई किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो दोस्तों क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना, सेल का यानी कोशिका का शक्ति भवन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर किचन की बात करें, रसोई घर की बात करें, तो रसोई घर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है किसी भी सेल का, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 109, क्वेश्चन नंबर 109, द प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से भिन्न होता है किस चीज़ में? प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है? प्लांट सेल हैविंग रिजिड सेल वॉल। तो प्लांट सेल में दोस्तों रिजिड सेल वॉल होती है। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, और लार्ज वैक्यूल होता है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है जो कि एनिमल में नहीं होती। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, और प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे होते हैं। तो सभी के कारण, इन सभी बातों के कारण, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, इनके कारण जो प्लांट सेल एनिमल सेल से मतलब भिन्न है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिफरेंस जरूर कर लेना अच्छे से। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, आइडेंटिफाई द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है वो आपको बताना है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, अमीबा या इन ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है बीच में, तो इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अपना नाम लिख के बताना है इसका आंसर कमेंट करके, कि क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन भी लिखना है और नाम भी लिखना है कि ये वाला इसका आंसर है। और साथ ही दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि 110 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।